Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक अकेड चैनल पर। और आज हम सामाजिक अध्ययन का 5th लेसन डिस्कस करने वाले हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मेरी। जैसे कि घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा, मेरी जो हैगा यहाँ पे ये नेम हैगा इस बच्चे का, इस बच्ची का मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। जब मेरी एक अलमारी को खोलने की कोशिश कर रही थी तो उसके एक शिक्षक ने देखा और देखकर उससे कहा कि उसमें अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्वेश्चन आएगा कि मेरी से शिक्षक ने क्या कहा जब वह एक अलमारी को खोलने की कोशिश कर रही थी, तब वहां पे होगा कि उसमें अलग अलग धर्मों की महत्वपूर्ण किताबें थी। ऐसा ऑप्शन दे सकता है उसमें। क्या तुम्हें मालूम है, शिक्षक ने उससे कहा मेरी से, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। ऐसा शिक्षक ने कहा। मेरी सोचने लगी वेद क्या होते हैं। अब मेरी सोचने लगी वेद क्या होते हैं। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि वेद क्या होते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, तो जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं उसके वेद के बारे में हम लोगों ने सुना है, आपने भी सुना होगा। वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है अथर्ववेद जो है हमारा, अथर्ववेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। अब यहाँ पे ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो कितने साल पहले हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है और ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? तो वहां पे आपका जो ऑप्शन दिया होगा ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया। अब यहां देखो, प्रार्थनाओं को क्या कहा गया? सूक्त कहा गया। जिन्हें अच्छे से बोला गया हो उन्हें सूक्त कहते हैं। तो सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, यही यहाँ पे बोला गया। देखिए जो मैंने अभी बताया, अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की प्रस्तुति में रचे गए हैं। ये जो है विभिन्न देवी देवताओं के प्रस्तुति में रचे गए हैं। इसमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो 3 देवता हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अग्नि हो गया, दूसरा इंद्र हो गया और तीसरा आपका सोम हो गया। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता। अग्नि जो है आग के देवता है, सबको पता है। इंद्र जो होते हैं, अगर ये नहीं पता तो ये जान लीजिए, इंद्र जो होते हैं वो युद्ध के देवता होते हैं। किसके देवता होते हैं? युद्ध के देवता। और सोम एक पौधा है। सोम जो यहाँ पे गया, सोम जो देवता की बात कही, सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। जिससे एक खास पेय का मतलब पीने योग्य कोई पदार्थ होगा जो बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अब वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो की थी ऋषियों ने की थी। आचार्य इन्हें विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर, आचार्य हुआ करते थे, वो इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। कंठस्थ कराने का मतलब है याद कराया करते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। तो अधिकांश जो रचयिता थे सूक्तों के वो क्या थे? पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो जो ऋग्वेद की भाषा है वो प्राक संस्कृत कहलाती है या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ऋग्वेद की संस्कृत है वो कौन सी संस्कृत है? तो वहां पे आपका ऑप्शन दिया होगा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उसे यह भाषा थोड़ी भिन्न होती है। यहां कहा गया है, मतलब मेरी से कहा जा रहा है कि तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उसे यह भाषा थोड़ी भिन्न लगती है, इसलिए मैंने आपसे पढ़ते हो कहा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी भिन्न लगती है।
चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा यूरोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। जो संस्कृत भाषा है वो क्या है, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो ये भी पूछा जा सकता है संस्कृत कौन से परिवार का हिस्सा है, तो आप यहाँ पे भारत यूरोपीय बात चुनोगे। भारत की कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। ये जो है एशियाई भाषाएं हैं। जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे हैं। उदाहरण के लिए मात्र, उदाहरण के लिए मात्र ले लिया, या मात्र क्या हो गया, संस्कृत माँ, हिंदी और मदर, हिंदी में माँ कहा गया है, इंग्लिश में माँ को मदर कहा गया है, अंग्रेजी में। शब्द को देखिए तो इसमें क्या है, शुरुआत में दोनों एक ही तरीके के शब्द आए हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी या बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में क्या है, तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो यहाँ पे ये तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों से बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। जबकि झारखंड की जो भाषाएं जो बोली जाती हैं वो कहां से जुड़ी हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है। श्रवण का मतलब सुना जाता है, उच्चारण पढ़ा जाता है, बोला जाता है, ना कि पढ़ा जाता था। ठीक है, ना कि पढ़ा जाता था। क्या करते थे, बोलकर और सुनकर सीखा करते थे जो शिष्य हुआ करते थे पहले के। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इसे छापने का जो काम हुआ वो 200 साल पहले हुआ था। तो यही पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद को छापने का जो काम हुआ था कितने साल पहले हुआ था, 200 साल पहले। ठीक है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो इतिहासकार जो होते हैं वो पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ही क्या है, अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। वो भौतिक अवशेषों के अलावा क्या है, लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र का नाम ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई है। भुर्ज वृक्ष की छाल है एक ही पांडुलिपि है, उस पर लिखा गया है। ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये पांडुलिपि कहाँ पाई गई थी, कश्मीर में पाई गई थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का जो एक पन्ना जो हैगा ये कहाँ पाया गया था, कश्मीर में पाया गया था लगभग 150 वर्ष पहले। तो ये भी आ सकता है कितने वर्ष पहले मिल रहा था, पाया गया था। तो आप ऑप्शन उसमें होगा 150 वर्ष पहले। तो आपको यही टिक करना है। पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो ऋग्वेद को छापने के लिए सबसे पहले भुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले ऋग्वेद को छापने के लिए किस चीज का उपयोग किया गया था। तो वहां पे भुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। इसी पांडुलिपि को देखकर क्या अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये पांडुलिपि ये पुणे के महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियां। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो।
तो ये विश्वामित्र कह रहे हैं नदियां। अब नदियां कहनी जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। नदी कह रही है जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदियां ऋषि से कहती हैं कि एक बार हमें निकलने के बाद रोका नहीं जा सकता, हे ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र जवाब देते हैं, हे बहनों तुम मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां कहती हैं हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। तो यहां कहा जा रहा है जहां ऋषि लोग रहते थे वहां क्या है, घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ की महत्वपूर्ण थे? क्या तुम्हें लगता है रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया जाता था। तो जाहिर सी बात जब रथ का और घोड़ों का इसमें नाम आया तो इनका प्रयोग किया जाता होगा। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद की बात की जा रही है, प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र, गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मवेशी और घोड़े रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में जो है मवेशियों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। तो आज भी आप देखते हो कि रथ में जोड़े जाते हैं घोड़े, जो शादी बारातों में आप रथ देखते हो। अब तो वैसे तो रथ नहीं मिलते हैं, वही रथ मिलते हैं। काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। इन लड़ाइयों में कहते मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, मवेशियों के लिए ही नहीं जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। जहाँ अच्छे चारागाह होते थे, अच्छे चारागाह जहाँ होते थे वहां के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी, जिससे क्या है वह अपने मवेशियों के लिए चारागाह उपलब्ध करा सके। या जहाँ जौ जैसी जो फसल हुआ करती थी उन्हें तैयार किया जा सकता था। ऐसी उपजाऊ जमीन के लिए भी युद्ध होता था। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी गई। तो क्या कहा जा रहा है, कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और बंदी बनाने के लिए भी लड़ी गई थी लोगों को। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ भाग पुरोहित रख लेते थे। शेष भाग लोगों में बांट दिया था, जो आम पब्लिक होती थी उनमें बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था, कुछ धन जो यज्ञ जो करते थे उसके लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। तो यज्ञ की आग में आहुति जाती, आज भी आप देखते हो जब आपके घर में हवन वगैरह होता है, यज्ञ में आहुति दी जाती है। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। साथ ही घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दे दी जाती थी। जो आप बलि का रूप देखते हो वो चढ़ाया जाता है, वो जानवरों को भी बलि दी जाती है। वहां वही कहा जा रहा है कि कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। तो अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लिया करते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती, तो कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। लेकिन लोग क्या करते थे, सभाओं में मिलते जुलते और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करके वे आपस में सब मिलकर अपना एक सरदार चुन लिया करते थे, जो क्या बहुत कुशल योद्धा हुआ करता था, उसे वो सरदार चुन लिया करते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यहाँ पे लोगों की विशेषता बताने शब्द क्या है, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास या स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लोगों का जो चुनाव किया जाता था, वर्गीकरण किया जाता था उनका काम से, भाषा से, परिवार से, समुदाय, निवास स्थान और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऋग्वेद में कुछ विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। तो ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहित जो हुआ करते थे, पूजा पाठ का काम करवाया करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, वो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे राजाओं के लिए।
ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। तो यहाँ कहा जा रहा है मेरी से कि ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे और ना इनके पास सेना थी। तो ये ना तो बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, राजधानियों में रहा करते थे, और ना ही इनके पास कोई अपनी सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे और ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनाया जाता था। तो यहाँ पे क्या था, अगर वो राजा जो उन्होंने चुना था वो मर गया तो उसके बाद जरूरी नहीं है कि उसका बेटा ही राजा बनाया जाए। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। एक तो जन होता था और दूसरा क्या था, विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ो। तो आगे हम वैश्य शब्द के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश, भरत जन या विश्वयुधु जन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जिन लोगों ने इसकी रचना की प्रार्थनाओं की, वो लोग खुद को क्या, आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो देखो, दस्यु का मतलब भी दासी होता है। तो वो अपने विरोधियों को क्या कहते थे, दास या दस्यु कहते। दस्यु वे लोग हुआ करते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, ठीक है, आर्य जो थे, और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, और शायद ये क्या थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्री लिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में क्या है, जो शुरू में दस से हुआ करते थे, आर्य हुआ करते थे, उन्हें दस्यु कहा करते थे, दास, तो उसका बाद में मतलब उसका हो गया दासी से या गुलाम से हो गया। वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। तो वे स्त्री और पुरुष होते जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था और उन्हें अपने हिसाब से काम कराया जाता था जो वो लोग चाहते थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, मतलब उनके अधीन हुआ करते थे। वो जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जो मालिक कहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, यहाँ पे कहा जा रहा है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने। महापाषाण उसी को कहा गया है कि पत्थर का काल है, पत्थर का समय जो था उसे महापाषाण काल कहा गया है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे जो जब दफनाया जाता है तो वहां पर ये पत्थर बड़े करीने से बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। तो महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कितने वर्ष पहले हुई थी, तो 3000 BC, यानी सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है BC AD, ठीक है, 3000 BC पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी और कश्मीर में प्रचलित है। तो ये कहाँ है, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। तो जो आपको एक एग्जांपल दिया जा सकता है, जैसे आज आप जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो देखते हैं, वो अपनी जो कब्रें होती हैं उन पे एक स्टोन, मतलब एक पत्थर लगाते हैं जिसपे, पहले तो ऐसा नहीं, लेकिन वो लोग क्या है उसमें नाम वगैरह सब उसका लिख के रखते हैं कि कब डेथ हुई, कब जन्म हुआ था। उसी टाइप का कुछ वो लोग किया करते थे। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, ठीक है, तो मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं कुछ स्थल। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये वाला, ये क्या है, कवर है, ठीक है, जिसमें वो दफनाने का काम करते थे। और ये चारों तरफ जो है इसमें, ये चारों तरफ ये पत्थरों से उन्होंने क्या है, इसे बना रखा है, घेर रखा है, ठीक है। तो यही इसमें बताया जा रहा है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। इन सब कब्रों में क्या कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है। तो उनकी ऐसी मान्यता था कि मरने के बाद भी जो है व्यक्ति उनका जो हुआ करता था उसे खाने पीने की जरूरत पड़ा करती थी। तो ऐसी मान्यता थी, इसलिए वो ये सब साथ में किया करते थे। जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर, जिन्हें वो काले और मिट्टी के बर्तन कहा जा रहे हैं, उन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा गया है के नाम से जाना जाता था।
इसके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, घोड़े, हथियार, कंकाल और सामान तथा पत्थर के हथियार वगैरह भी मिले हैं। तो उनकी जो प्रिय चीजें हुआ करती थी वो उनके साथ दफना दिया करते थे, तो इसीलिए हथियार, घोड़े, कंकाल जो हुआ है वो मिलते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग था? नहीं, हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ पत्थर के हथियार बनाए जाते थे। तो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियां, नीचे एक कटार, ये जो दी गई है यहाँ पे, ये देखिए, ये है, ठीक है, ये कटार दी हुई है, ठीक है, ये जो है कुल्हाड़ी है और ये कुछ लोहे से बना सामान हैगा। इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सवाधान, शिष्ट कहा जाता है। यह दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता हुआ करते थे। लोगों सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2/14 जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ब्रह्मगिरी को खोजो, यह एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, एक कब्र में क्या 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया। तो जो पोर्ट होल बनाए गए थे, क्या था, वो एक परिवार के लोगों को एक ही कब्र में दफनाया जाता था अलग अलग समय पर, और जो पोर्ट होल बनाए जाते थे उनमें से जमीन के रास्ते लाकर उसमें दफना दिया जाता था। इस स्थान पर गोलाकार पत्थर लगा दिए जाते थे, चट्टानों से चिन्ह बना दिए जाते थे जिससे याद रहे, पता रहे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, तो ये किस लिए बनाए जाते थे कि उसी जगह पर दोबारा से शवों को दफनाया जा सके। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पोर्ट बनाए जाते थे तो पोर्ट होल दोबारा उसी जगह पर शवों को दफनाने के लिए, पहचान के लिए बनाए जा सकते थे, या जाने के लिए रास्ता बनाया जाता था। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, अब यहाँ पे इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। ठीक है, ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। ये भी पूछा जा सकता है, इनाम गांव जो है वहां की भीमा की सहायक नदी घोड़े किनारे की जगह पर कितने बरस साल पहले लोग रहा करते थे? तो 3600 से 27 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो उनका सर जो था, विशेषता ये थी, उनका सर जो था उत्तरी तरफ हुआ करता था, और कभी कभी उन्हें क्या है, घर में भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास मिलते हैं। तो ऐसे कुछ बर्तन मिलते हैं उनके पास जिससे ये लगता है कि उसमें खाने पीने का सामान रखा गया होगा। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूकों में दफनाया गया था। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे जो था, एक बड़े से 4 कमरों वाले घर के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीचों बीच में बसा था। ठीक है, यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि अनाज के गोदाम के लिए भी कमरे बनाया करते थे एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अनाज का गोदाम भी था। और यहाँ सबकी एक जो खास चीज मिली है वो क्या है, सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं कंकालों का अध्ययन? क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। छोटे आकार के आधार पर बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल है।
तो बच्चे और बच्ची का कंकाल के अंतर क्या है, अंतर करना बहुत मुश्किल है बीच में। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था? यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम किसी कंकाल का पता लगा सकते हैं ये स्त्री का या पुरुष का। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। तो कभी कभी क्या होता था, कंकाल वैसे तो अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन क्या है उनके साथ सामान आभूषण वगैरह हुआ करते थे साथ में, तो वो महिला का कंकाल मान लिया जाता था। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ है कि सात समस्याएं अक्सर पुरुष भी आभूषण पहना करते। तो आज भी आप देखते हो पुरुष भी कुछ लोग पहनते हैं, ठीक है, कानों में भी पहनते हैं, आप देख सकते हो पुरुष भी। तो ये थोड़ा मुश्किल काम था आभूषण से पता लगा। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतरीन तरीका उसकी हड्डियों की जांच से है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी छेद प्रदेश या कूला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता था। तो ये जो थी साइंटिफिकली प्रूफ बात है कि जो महिला होती थी उनका क्या है, कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है, तो इससे अंदाजा लगा लिया जाता था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ये समझ जो आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले, मतलब 2000 साल पहले बीसी कहा जा रहा है, 2000 साल बीसी पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। ठीक है, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जबकि होती हैं 206। लेकिन उनके अनुसार क्या है, उन्होंने जो चरक ऋषि थे उन्होंने शरीर में क्या है अपनी गिनती में दांत व अन्य छोटी छोटी जोड़ों की कार्टिलेज जोड़कर यह संख्या बताई होगी, इसलिए उनके हिसाब से 360 हड्डियां बैठी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में प्रातःविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो इनाम गांव में लोगों को क्या मिले हैं, जौ, चावल, बाजरा, मिट्टी, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। तो कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान, यह अंदाजा होता है। मतलब तो गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मटर, तिल के बीज के साथ साथ क्या है, जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और उन हड्डियों पर काटने के निशान भी हैं। इससे यह अंदाजा होता है कि ये लोग उन्हें खाया करते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मिरग, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो जो ये जीव थे इनकी भी हड्डियां पाई गई हैं। तो इससे ऐसा साक्ष्य मिले हैं कि वे बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी और इन्हें खाया करते थे। अन्यत्र, अब हम अन्यत्र भी पढ़ लेते हैं। एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण हैं। तो 3500 साल पुराने, मतलब ईसा पूर्व, जिसे बीसी कहा जाता है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है। देखिए ये पूरी बुक में चलना है, तो इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण हैं। तो यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। यह क्या है, यहाँ पर जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। इन्हें क्या था, भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये हड्डियां जो भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे और युद्ध जीतेंगे या हारेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे, ऐसी बातें उनसे पूछा करते थे। इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था और इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगी। मेरी से कहा जा रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसा कि आप सोच रहे होंगे। ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं होता है जैसा यहाँ बताया जा रहा है, तो ये गलत भी हुआ करते, लेकिन उनकी मान्यता थी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा की थी। ये राजा क्या इनकी खासियत थी, ये महल बनाकर रहा करते थे शहरों में और उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा की थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो इनमें कहा जा रहा है कि वे बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन तो इस्तेमाल किया करते थे,
लेकिन लोहे का इस्तेमाल करना अभी उन्हें नहीं पता था। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, तो वो कौन से हैं? वेद, तो वेद आप समझ ही गए हैं कौन से होते हैं वेद, ठीक है, जो 4 वेद है हमारे। फिर प्रार्थना आप समझ गए, सूक्ति जो हुआ करती थी, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, अनुष्ठान, राजा, दास, दासी जो हुआ करते, महापाषाण, महापाषाण मतलब कि पत्थर का काल, जिसमें पत्थर के सारे वो बनाए जाते थे हथियार वगैरह, कब्र, कंकाल, लोहा, ये सारे वर्ड आपको इस चैप्टर में बताए गए हैं जो आपको याद रखने हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। वेदों की रचना का आरंभ, वेदों की रचना का आरंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। देखा, मैंने कहा था ये क्वेश्चन बन सकता है, तो बन गया यहाँ पे। चरक लगभग 2000 साल पहले थे, चरक जो थे 2000 साल पहले, ठीक है। ये सारी चीज आपको याद रखने वाली चीजें हैं। अब यहाँ पे ये कुछ सुमेल करने का है। सूक्ति, तो सूक्ति जो क्या हुआ करती थी, जो अच्छी तरह से बोली जा सके, वो सूक्ति हुआ करती थी। रथ जो युद्ध में प्रयोग किया जाता था, वो रथ हुआ करता है। यज्ञ, अनुष्ठान, दास, गुलाम, महापाषाण, सजाए गए पत्थर, ठीक है, ये सुमेल करना है आपको। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में मिलते हैं हम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसी के साथ अगर आप चाहेंगे तो आगे हम इसका क्या है सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट इसके शॉर्ट नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम वो भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.